हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मेरा नाम बायो अमन है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार वीडियो में। हम लोग आज बात करेंगे बायोलॉजी के खास महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि पिछली क्लास में आपने 1 से लेकर के 30 तक एमसीक्यू देख लिए थे। ठीक है, और हम आपको पहले से बता दें, ठीक है, ये आपके लिए पहली जानकारी। और सबसे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ पर जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम जो भी आपको यहाँ पर आकर के पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th बायोलॉजी, थोड़ा सा पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्लास 10th, सॉरी, ठीक है, क्लास 10th की बायोलॉजी। तो जब क्लास 10th की बायोलॉजी हम आपको यहाँ पर, जैसे हम आपको एमसीक्यूज पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यूज, ठीक है, तो एमसीक्यूज को हम आपको सिर्फ जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक करके नहीं निकल जा रहे हैं। ठीक है, उस एमसीक्यूज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, उस एमसीक्यू का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, और बायोलॉजी को बेहतरीन तरीके से हमें पता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, उसी तरह से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस आपको सपोर्ट करना होगा, आपको अच्छे से पढ़ना होगा और मेहनत करना होगा। ठीक है, चलिए, 1 से 30 तक देख चुके थे, अब आगे देखते हैं 30 के आगे 31 नंबर प्रश्न को तरफ देखते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न को देखने से पहले हम आपसे आज एक सिर्फ और सिर्फ ये 25 नंबर का सवाल पूछेंगे। जो 25 नंबर है, इस सवाल का आपको आंसर देना होगा। इस सवाल का आप लोग आंसर दीजिए तुरंत, और सभी बच्चे सही सही जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल का सही सही जवाब देंगे। इसका आंसर आप जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न क्या है, पढ़ देते हैं कि श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसकी क्रिया में मानव के शरीर में, ह्यूमन के बॉडी में क्या होता है, इस चीज को आपको बताना है। जल्दी से बताइए। चलिए, तो आज आपके सामने है प्यारे बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपसे फिर एक विनम्र निवेदन और विनती करते हैं कि क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के वीडियोस, बायोलॉजी के वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस यदि आप नहीं देखे हैं ना, तो प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है, प्लेलिस्ट पर हमारे सभी वीडियो हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा। और यदि आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करते हैं ना, तो सर्च करने पर वहाँ पे लास्ट में आप लोग बायो अमन भैया अगर लिख देंगे कोई भी वीडियो के पास, ठीक है, कोई भी वीडियो के लास्ट में बायो अमन, बायो अमन, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। और आप जा करके देख लीजिए, कोई भी टॉपिक है ना, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ना है, ऐसे ही लिख के ले लेना वीडियो। ठीक है, और हम गारंटी लेते हैं कि हम एक एक टॉपिक को आपके दिमाग में घुसाएंगे भैया, हम घुसाएंगे। ठीक है, चलो इधर देखो, 29 नंबर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, 30 भी हो गया है, 31, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलेंगे। और आज 31 प्रश्न नंबर आपके सामने है कि मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, ब्रेन के अंदर क्या होती हैं, तो हमें पता है ब्रेन नर्वस सिस्टम से मिलकर के बना होता है। और इसके अंदर होते हैं क्या, इसके अंदर ढेर सारे होते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरॉन, ये देखो, ये इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, यहां से ये, इसको ऊपर वाले भाग को बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। यहाँ पर होता है केंद्रक, इस वाले भाग को बोलते हैं साइटोन। ठीक है, ये कौन सा भाग हुआ, ये डेंड्राइट्स हुआ, जिसको बोलते हैं द्रुमिका। ठीक है, ये जो है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ये वाले पूरे भाग को, यहाँ से यहाँ तक के भाग को प्यारे बच्चों बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और यहाँ पर ये इसको बोलते हैं साइटोन। ठीक है, कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर ये होता है क्या, इसका ये होता है न्यूक्लियस। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये जो निकले हुए होते हैं ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो यहाँ पर है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये जा करके मिलेगा।
ठीक है। ये क्या करेगा, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जा करके मिलेगा, तो इसकी बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सिनैप्स। ठीक है, सिनैप्स, इसी के बीच की दूरी को बोलते हैं। तो संचित में विभिन्न जो है सूचनाएं जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती हैं, पहला चेतना नहीं, आवेग, संवेदना, उद्दीपन, उद्दीपन भी नहीं है, संवेदना भी नहीं है, तो किस फॉर्म में स्टोर रहती हैं, आवेग के रूप में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। जब कभी आप ब्रेन का, कहीं पर भी आप ब्रेन का इमेज देखे होंगे मूवी में खास तौर पर, तो वहां पे आपको ब्रेन में जब दिखाया जाए तो बिजली चमकती हुई ऐसे कुछ दिखती है कि कुछ बिजली टाइप चमक रही है, तो ये न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन होता है वहां पर बिजली होती है, और ब्रेन में लगभग 28 वॉट ऐसे कुछ करके कुछ बिजली भी पाई जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट हमें भैया नहीं क्लियर है। डन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। देखो किसकी बात कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ये कब होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया वो होती है जिसमें जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलने की क्रिया। ठीक है, ग्लूकोज किस में बदल जाता है, पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में बदलने की क्रिया जो होती है वही कहलाती है क्या, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक एसिड के अणु बनाता है, यही 2 पायरुविक एसिड के अणु आगे जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बना, ये कहाँ पर होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। राइबोसोम में बिल्कुल गलत, लवक में गलत, माइटोकॉन्ड्रिया में गलत, कोशिका द्रव्य में बिल्कुल सही। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्रिया प्यारे बच्चे साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है, और कहीं नहीं होती, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज से, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य में बन रहा है, और पायरुविक एसिड से एनर्जी, पायरुविक एसिड से जो 38 एटीपी बन रहे हैं, यानी कि अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड प्यारे बच्चों अब जाएगा कहां पर, वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पर। ठीक है, कहां पर जाएगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया पर जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया पर जाने के बाद वहां पे 38 एटीपी यानी कि 38 एटीपी का निर्माण करेगा। ठीक है, क्लियर है, बताओ भैया, क्लियर। तो कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है, यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए करती हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य में बन रहा है, ध्यान से सुनो, इस ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को आप सबसे पहले समझ लो। ठीक है, इस ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को सबसे पहले समझ लो आप। देखो क्या है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज से सबसे पहले ग्लूकोज मान लेते हैं ये हमारी कोशिका है ना, तो ग्लूकोज खाना से क्या हुआ, शरीर के अंदर इंटर हुआ, तो ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में आया। कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में। ये यहां पर हमारा प्यारे बच्चों है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रिस्टी है ना, ये क्या है, ध्यान से सुनना, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखो आज ये कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे ना, पूरी जिंदगी याद रहेगा, अपने बच्चों को सिखाओगे भाई, है ना। क्या है, देखो कि यहां पर ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में आया, ये पूरा भाग क्या है, ये पूरा भाग आपका साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। तो इसी ग्लूकोज से क्या हुआ, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हुई। किसकी क्रिया, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हुई, और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होने के बाद यहां पर 2 पायरुविक एसिड बना। क्या बना, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो 2 पायरुविक एसिड हैं, इस साइटोप्लाज्म में ये जो क्रिया हो रही है, कौन सी, ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है,
इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए। अब ये जो यहाँ पर ये मान लेते 2 पायरुविक एसिड बने, अब ये पायरुविक एसिड चल पड़े, कहाँ चल पड़े, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ठीक है। अब ये जब पायरुविक एसिड यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पर पहुंचे तो इसी पायरुविक एसिड से अब एनर्जी बनेगी, इसी पायरुविक एसिड से क्या बनेगी प्यारे बच्चों, एनर्जी बनेगी। जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी बनती इसी पायरुविक एसिड से बनती है। तो अब इस पायरुविक एसिड को, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अब ऑक्सीजन मिलना चाहिए। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर श्वसन, ठीक है। तो कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया कौन करता है, कोशिकीय श्वसन कौन करता है, तो कोशिकीय श्वसन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। अब पायरुविक एसिड से एटीपी बनने के लिए प्यारे बच्चों ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। कितने एटीपी बनता है, 38 एटीपी बनता है। अब जिसको जिसको समझ में आ गया है वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कि यस भैया समझ में आ गया है। आपको बताऊं ये 11th का टॉपिक था, 11th का, ठीक है। लेकिन आपके अंदर है, आपके सिलेबस में भी थोड़ा सा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आज आपका सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया। यहाँ पे मान लो ये केंद्रक है, क्या है, केंद्रक जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चे न्यूक्लियस। समझ में आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यस भैया समझ में आ गया, ठीक है। यही होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में याद रखना ऑक्सीजन की आवश्यकता प्यारे बच्चों नहीं होती है, क्या होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। देखो जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का अगर कार्य देखो तो पता है क्या करता है, पता है क्या करता है, ये ब्लड में शुगर को, ठीक है, शुगर जो ग्लूकोज होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। इंसुलिन निकलता कहाँ से, ये पता है तुमको, इंसुलिन कौन निकालता है, तो इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो पैनक्रियास से निकलता है, कहाँ से, पैनक्रियास से। अब बोलोगे भैया ये क्या बला है, पगले अग्न्याशय जानते हो ना, अग्न्याशय, जब मानव पाचन तंत्र पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था अग्न्याशय के बारे में, पैनक्रियास के बारे में, वहां पर मैंने आपको लैंगर हैंस की दीपिकाएं भी बताई थी। वहीं पर पैनक्रियास से ये हार्मोन निकलता है इंसुलिन, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उच्च रक्तचाप नहीं होता, ग्वाइटर घेंघा ये भी नहीं होता, मधुमेह बौनापन भी नहीं होता, वो होता है मधुमेह जिसको बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। आपने सुना हो, देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, आपके आसपास किसी न किसी को डायबिटीज होगी ही होगी, ठीक है, कंफर्म है होगी भाई, आपके घर में भी उम्मीद है हो सकती है। बताइए किसके घर में डायबिटिक पेशेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस भैया हमारे दादाजी डायबिटिक पेशेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो डायबिटीज तो होगा ही होगा। तो डायबिटीज यानी कि अब उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी देना पड़ता है यदि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन पर हमको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन भी देना पड़ेगा, इंसुलिन हार्मोन्स अलग से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सही है इसका सी नंबर बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पर होता है, अवशोषण पूछ रहा है, ठीक है। जो फूड है, फूड गया, फूड का बोल रहा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि उसका अवशोषण, संपूर्ण अवशोषण, मुख्य रूप से अवशोषण, पूर्ण अवशोषण कहां पर होता है। तो क्या मैंने आपको बताया था कि भोजन का पूर्ण अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण एब्जॉर्प्शन होता है। अब भोजन का पूर्ण पाचन भी वहीं हो जाता है छोटी आंत में, क्या है, आमाशय, बड़ी आंत, ग्रसनी, इलियम में। बताइए बताइए, भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पर होता है, हाँ सॉरी अवशोषण बोल रहा है बच्चे, क्या बोल रहा है, अवशोषण बोल रहा है, पाचन नहीं बोल रहा, अवशोषण बोल रहा है। 34 नंबर बताओ, बोलो बोलो जल्दी से बोलो,
ठीक है। तो भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो इलियम में होता है, क्योंकि छोटी आंत में होता है। मैंने बोला ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होता है? तो मैंने आपसे बताया कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि छोटी आंत में होता है। ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 भाग। एक होता है डियोडुनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ठीक है। ये देखो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडुनम, जेजुनम, इलियम। तो इसमें देखो आपको लिखा है ना इलियम। ठीक है, इलियम तो यहां पर होता है। बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में किया जाता है। जो आपके उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, जो आपका मल होता है, उस मल से जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है। यदि आप थोड़ी देर तक पोटी रोक लेते हैं, 2-3 घंटे तक ना, 4 घंटे तक, वो सूख जाती है। क्यों? क्योंकि उससे जल का अवशोषण बड़ी आंत करती रहती है लगातार। ठीक है, ये होता है। तो इसका सही आंसर है इलियम में। क्या सही होगा बच्चे? इलियम में। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, अग्न्याशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्न्याशयिक रस, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। अग्न्याशय है, पैनक्रियाज है। अग्न्याशय से ही बनता है क्या? अग्न्याशयी रस। ठीक है। पैनक्रियाज से ही बनता है क्या? पैनक्रियाटिक जूस। क्या बनता है? पैनक्रियाज से ही बनता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है। रेनिन, टाइलिन। रेनिन निकलता है क्या? रेनिन तो स्टमक में निकलता है, स्टमक में। टाइलिन तो माउथ में निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड में। लाइपेज और एमाइलेज की प्रोटीएज, बताइए। इन दोनों में सस्पेंस है। लाइपेज और एमाइलेज निकलता है कि प्रोटीएज निकलता है? तो अगर बात की जाए लाइपेज और एमाइलेज, ये भी नहीं निकलता, वो निकलता है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है? ये आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। ठीक है। टाइलिन को आपको पता ही है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है, लार से निकलता है। ठीक है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? जो दूध में जो केसीन प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है, रेनिन एंजाइम। ठीक है। चलो चलो भैया अगला क्वेश्चन, आमाशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशयिक रस की बात बोल रहा है। ठीक है। यानी कि स्टमक से क्या निकलता है? देखो क्वेश्चन घुमा कैसे रहा है। स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। और उसी गैस्ट्रिक जूस को ही प्यारे बच्चे बोलते हैं क्या? आमाशयिक रस। यानी कि आमाशय से निकलने वाला रस क्या कौन सा होता है? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, सभी। ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, रेनिन दूध का पाचन, ये सभी कहां से निकलते हैं? ये सभी आमाशय से ही निकलते हैं। कहां से? ये सभी एंजाइम आपके आमाशय से ही निकलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, एमाइलेज क्या करता है? मंड का पाचन करता है। देख लीजिए, आपके लिए मैं लेकर के भी आया, ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। एमाइलेज क्या करता है? मंड का पाचन करता है। आगे देखो, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, देखो जो ये नाम है ना, दो, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, ये एंजाइमों काम एक ही करते हैं। ठीक है, काम एक ही करते हैं। ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, या फिर इसको बोल देते प्रोटीएज। ठीक है, ये तीनों सेम हैं, काम एक करते हैं। क्या? सिर्फ ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जो हम दाल खाते हैं उसी को डाइजेस्ट करते हैं। अब पूछा जाए प्रोटीन को ये किस में तोड़ देते हैं? ये एंजाइम प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं? तो ये एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। ठीक है, प्रोटीन को ये एंजाइम क्या करते हैं? अमीनो अम्ल में ये तोड़ देते हैं। ठीक है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को पाचन करता है, वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? दूध में घुलनशील प्रोटीन केसीन का पाचन करता है, रेनिन एंजाइम। ये देखो रेनिन आया था ना, रेनिन बताओ आया था ना। तो ये आपके कहां पर? ये पूरा आपने एंजाइम समझ लिया, किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके यही एंजाइम कार्य करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्यारे बच्चे यही एंजाइम कार्य करते हैं। ठीक है, यही एंजाइम बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन एंजाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। ठीक है, बताओ समझ गए ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना भाई। ठीक है, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को कमेंट करके भी बताना है। ऐसे मत चले जाना कि ऐसे ही भाग गए भाई,
पढ़ने पढ़े भाग गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे जब आप सांस की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं। अंतः श्वसन मतलब सांस अंदर ले रहे हैं, निःश्वसन सांस बाहर छोड़ रहे हैं, श्वासोच्छ्वास सांस अंदर और बाहर लेने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे आप हैं, मान लेते हैं ये आप है, आपने सांस को अंदर लिया, जब सांस को अंदर लेते हैं तो बोलते हैं अंतः श्वसन। ठीक है, अंतः श्वसन। जब आपने सांस को बाहर छोड़ा, निःश्वसन। ठीक है, फिर ये जो दोनों क्रिया होती है, सांस लेने में दोनों आता है भाई, अंदर भी जाएगा बाहर भी निकलेगा, अंदर भी जाएगा बाहर भी निकलेगा, तो उस क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहां से स्रावित होता है? ठीक है, पित्त रस यानी कि जो बाइल जूस होता है, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं बाइल जूस की। ठीक है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं पित्त रस। पित्त रस बोलता है कहां से स्रावित होता है। ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, जो आपका लीवर होता है, लीवर, तो लीवर क्या करता है, पित्त रस को बनाता है, पित्त रस बना। लीवर के पास एक थैली होती है, ये देखो ऐसी थैली होती है, ये ऐसी थैली। ठीक है, तो लीवर ने पित्त रस को बनाया और फिर इसने क्या किया, एक थैली में इस पित्त को स्टोर कर दिया और उस थैली को बोलते हैं गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर हिंदी से बच्चे बोलते हैं इसको पित्ताशय। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पित्ताशय। तो पित्ताशय में इसने क्या किया, पित्ताशय में इसने छोड़ दिया। ठीक है, फिर पित्ताशय से पित्त निकलता है। तो पित्ताशय बनाता नहीं है, इसको बनाने वाला काम करता है लीवर। कौन करता है? लीवर। तो पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से, पित्ताशय से, अग्न्याशय से, आमाशय से। पित्त रस कहां से स्रावित होता है? तो वो तो स्रावित हो रहा है पित्ताशय से। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, स्रावित हो रहा है पित्ताशय से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन बदल दे और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ पित्त रस का निर्माण कहां से होता है, ठीक है, क्या बोल रहे क्वेश्चन, बोले कि पित्त रस का निर्माण कहां से होता है ना, पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है प्यारे बच्चों आपका लीवर। ठीक है, यकृत। यकृत करता है पित्त का निर्माण। स्टोर कहां पर करता है? पित्ताशय में। तो इसका सही जवाब होगा पित्ताशय, क्योंकि पित्ताशय में पित्त स्टोर रहता है, वहीं से सिक्रीट होता है, निर्माण करता है लीवर। अगला क्वेश्चन, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? आमाशय में आपसे पूछ रहा है, स्टमक में। हमने आपको कई बार बताया है कि स्टमक में एक ऐसा एसिड सिक्रीट होता है, एक ऐसा एसिड सिक्रीट होता है जो स्टेनलेस स्टील को भी पिघला देता है भाई, इतना खतरनाक होता है वो। ठीक है, उस एसिड को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सभी। यूरिक अम्ल नहीं स्रावित होता, सल्फ्यूरिक अम्ल भाई स्रावित होगा क्या? है? यूरिक एसिड क्या होता है? जब हड्डियों में जम जाता है तो वहां पर हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं यूरिक एसिड के जमने से। ठीक है, तो वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं, इसको HCl के नाम से जानते हैं। बताओ, जानते हैं ना? अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो। और अगर नहीं याद है ना, तो क्लास 10th की जो साइंस की प्लेलिस्ट है उसको जाकर चेक करो और 1 शॉर्ट वीडियो आप सभी के देख लो। सभी चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो हमने बना करके रखा है, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है, वो वीडियो जाके देख लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 40 नंबर, कि अमोनिया को यूरिया में, ये पूरिया लिखा है, यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? ठीक है, यानी कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? शरीर में परिवर्तन कहां पर होता है? ठीक है, तो अमोनिया जो होती है, अमोनिया हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है, उसका चित्र बना देंगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ऐसा ऑर्गन होता है, वही करता है ये, जिसको बोलते हैं यकृत। जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? जिसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, तो वही लीवर करता है। क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, तो मानव क्या है, मनुष्य क्या है, ह्यूमन क्या है? वो यूरियोटेलिक प्राणी है। क्या है?
वो यूरियोटेलिक प्राणी है, यूरियोटेलिक प्राणी यानी कि वो यूरियोटेलिक एनिमल है, ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल है। डन। बताओ, पहला यकृत, यूरिया, प्लीहा, आमाशय। तो किसका जो है वो करता है शरीर में परिवर्तन, कहाँ से वो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ से होता है? तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है यकृत से। कहाँ से? यकृत यानी कि लीवर से। डन। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो हमारी नेचर है वहां पर जो ऑक्सीजन का संतुलन है, किसका? ऑक्सीजन का, O2 का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, अपघटन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? कोई नहीं। तो बच्चे हमें तो पता है क्या कि ये जो हमारा पेड़ बाबू है ये CO2 को ले लेता है और O2 को छोड़ देता है, O2 को हमें देता है। तो ऑक्सीजन का संतुलन किसके द्वारा हो रहा है? ये पेड़ कौन सी क्रिया कर रहा है? बताओ, पता है ना तुमको कि ये पेड़ कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहयोग करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सेल। रक्त का थक्का बनाने के लिए, ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए, ठीक है, तो ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक जो है एंजाइम होते हैं हमारे ब्लड में, और वो जो है कौन जमाता है? वो करता है प्लेटलेट जमाता है। ठीक है, तो बोलते भैया यहाँ तो थक्का जम गया, अंदर क्यों नहीं जमता? तो अंदर एक एंजाइम होता है हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन नामक एंजाइम के कारण रक्त का थक्का ब्लड के अंदर नहीं जमता है, नलियों में नहीं होता है, हिपैरिन रहता है। ठीक है, और जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हिपैरिन क्रिया कर लेता है और वो प्रोथ्रोम्बिन क्रिया कर लेता है, थ्रोम्बिन बना लेता है, फिर उसके बाद वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? क्या बात है। अगर हम रक्त की बात करें यानी कि ब्लड की बात करें तो चार्ट 1 मिनट में समझ लो। ब्लड दो चीजों से मिलकर के बना होता है। क्या? पहली होती है रक्त कणिका, रक्त जिसको बोलते हैं ब्लड कार्पोरिलीज, और दूसरी होती है क्या? जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो बोलोगे भैया ये जो आरबीसी, जो डब्ल्यूबीसी, जो प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ पर पाई जाती हैं? ठीक है, तो याद रखना जो आपकी आरबीसी होती हैं जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल प्यारे बच्चों ये आपकी रक्त कणिका के भाग होती हैं। ठीक है, आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल वो प्यारे बच्चे रक्त कणिका के ही भाग होते हैं। ठीक है, ये 100 से 120 दिन इनकी जीवन काल होती है। ठीक है, कितना? 100 से 120 दिन। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल 10 से 20 दिन का इनका जीवन काल होता है। ठीक है, फिर आती है आपकी प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पट्टिकाणु। ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। क्या? ब्लड कार्पेसल्स। ठीक है, और आरबीसी जो लाल होती है, ये रेड ब्लड सेल जो लाल होती है किसकी उपस्थिति के कारण लाल होती है? क्योंकि आरबीसी में पाया जाता है क्या? वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं एचबी। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये क्या होती है प्यारे बच्चों? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल होती है। क्या होती है? लाल होती है। ठीक है, तो रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, आयरन। बिल्कुल गलत, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? एचबी क्या करता है? एचबी, हीमोग्लोबिन एचबी क्या करता है प्यारे बच्चों? पता है एचबी क्या करता है? जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? O2 का ट्रांसपोर्ट, O2 का परिवहन लिख देते हिंदी से। ठीक है, O2 का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है ये। ठीक है, किसका? O2 का परिवहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन के अणु में 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितने ऑक्सीजन के अणु को? 4 ऑक्सीजन के अणु को कैरी करता है। ये देखो, एक हीमोग्लोबिन है, कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है? 4 ऑक्सीजन को। कितने? 4 ऑक्सीजन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ओहो क्या बात है, सेल का बोल रहा है कि पावर हाउस किसको कहते हैं। ठीक है, सेल का पावर हाउस। ठीक है, तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है यानी कि जो पावर होती है, ठीक है, पावर मतलब कि यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, सेल की एनर्जी को कौन कौन बनाता है, कोशिका में अंदर जो एनर्जी होती कौन बनाता है बताओ। कोशिका को एनर्जी बनाने के लिए सेल के अंदर होता है प्यारे बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन। और आसान कर दूं, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, कौन करता है बताओ। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं चित्र बना देता हूं, चित्र समझ जाना। ठीक है, चित्र बना देता मैं, चित्र समझ के बता देना, है ना। और मैंने आपको वहां पर डिटेल से पढ़ाया था। ये देखो, इस चित्र किसका है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। बताइए ये किसका है चित्र, बताओ किसका है। वो है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, एटीपी को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को। बिल्कुल सही। अब ये ऑप्शन तो देखने ही नहीं है हमें। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन पढ़े, आंसर हमको पता है कि यही होगा, वही ढूंढ के मार दो बस। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य है। इंसुलिन का कार्य क्या है, शुगर पहुंचाना, शुगर को मेंटेन करना। बिल्कुल सही। पालक, दूध, रसीला पदार्थ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। डन। अगला क्वेश्चन है देखो, 46 नंबर क्वेश्चन देखो। वाओ, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताओ तिलचट्टे का श्वसन अंग क्या होता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछ लिया, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो तिलचट्टा होता है, जो कॉकरोच होता है ना, वो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया को करता है। किसके द्वारा करता है बच्चे, ट्रैकिया के द्वारा। तो तिलचट्टा श्वसन की क्रिया प्यारे बच्चे ट्रैकिया के द्वारा ही करता है। किसके द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा। इसके बाद 47 नंबर, मछलियों का श्वसन अंग है। मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती हैं, तो मछलियां गलफड़े से श्वसन की क्रिया को करती हैं। ठीक है, किससे, गलफड़े से। अगर मनुष्य की बात की जाए, मनुष्य श्वसन किससे करता है, तो मनुष्य के पास होते हैं क्या, फेफड़े, लंग्स। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए मेढक किससे श्वसन करता है, मेढक, तो क्या जवाब दोगे बताओ। मेढक किससे श्वसन करता है, तो बोलोगे भैया मेढक करता है, मेढक पानी में भी रहता है, आपको पता है मेढक जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। तो मेढक क्या करता है, ये इसके पास फेफड़े भी होते हैं। ठीक है, तो ये फेफड़े से भी श्वसन करता है, त्वचा से भी श्वसन करता है, और मुख गुहा से भी श्वसन करता है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से श्वसन करता है। इसीलिए मेढक का ऑपरेशन किया जाता है बायोलॉजी में, क्लास 12th में जब आप पढ़ते हैं तो, है ना, करवा के दिखाया जाता है कि देखो मेढक के अंदर क्या है, खुद देखो, है ना, गलफड़े में। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चे छोटी आंत, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, वो आहार नाल की सबसे छोटी भाग सबसे बड़ी भाग होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भाग होती है छोटी आंत। उसके 3 भाग होते हैं, डियोडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, बताया था ना अभी, बताओ। दही का जमना है वो है किण्वन, फर्मेंटेशन। ठीक है, दही, दूध दही में कैसे परिवर्तित हो जाता है, दूध दही में कैसे बनता है, क्योंकि वहां पर एक जो है बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना। ठीक है, दूध का पाचन कौन करता है, दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है स्टमक के अंदर, रेनिन करता है, याद रखना, रेनिन नामक एंजाइम। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, देखो क्वेश्चन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी केसिन प्रोटीन। कौन सी प्यारे बच्चे, वो पाई जाती है आपकी केसिन प्रोटीन। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में क्या होता है, फेफड़े से जो शुद्ध रक्त होता है वो सीधे कहां पर आता है, तो वो प्यारे बच्चे फेफड़े से, आपके लंग्स से। ठीक है, जो प्योर ब्लड होता है वो कहां पर आता है, वो आता है सीधे आपके बाएं आलिंद में, ऊपर वाले। कौन लाता है, अगर आपसे बोल दे कौन लाता है, तो लिख लेना, लिख लेना। ठीक है, वो लाती है आपकी फुफ्फुसी शिरा।
ठीक है, फुफ्फुसी सिरा। ठीक है, तो एक ऐसी सिरा है जो शुद्ध रक्त को लाती है, नहीं तो जो सिराएं होती हैं, सिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। शुद्ध रक्त का परिवहन सिराएं नहीं करती हैं, अशुद्ध रक्त का करती हैं। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। और आज आपके सारे एमसीक्यूज, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। 50 क्वेश्चन का कम से कम यहाँ पर आपके 150 प्लस क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, मैंने जैसे जैसे आपको बताया है और भी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, जितनी नॉलेज है, जितना आपकी सिलेबस में है, उतना मैं बता रहा हूँ। 150-200 प्लस क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो को जरूर देखना। धन्यवाद बच्चों।